दिया गया, बुद्ध हैं, ठीक है, किताब लिखने वालों को क्या था, है ना? तो जातक कथाओं को भी बड़ा महत्व दिया गया, जो चित्र बनाए गए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अजंता के चित्र मनोभावों एवं रंगों, ठीक है, मनोभावों एवं रंगों को लेकर भी विशेष चर्चा में रहती है। ठीक है, जैसे महाभी निष्क्रमण में, महाभी निष्क्रमण तो सुना ही, वैसे देखो महाभी निष्क्रमण में वैराग्य का भाव, अब ये मैं आपको एक्टिंग करके नहीं बताऊंगा वैराग्य का भाव कैसा होता है। लेखक बता रहे हैं जैसे सब कुछ छोड़ने का भाव होता है ना, सब कुछ छोड़ रहे हैं, किसी चीज में लगा हुआ, कोई राग नहीं है, छोड़ रहे हैं हम। तो बुद्ध जो है गृहत्याग कर रहे हैं, ये क्या रहा है, अच्छा कुछ था क्या, है ना, वहां राग था, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं वैराग्य। तो बुद्ध सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं ना, तो छोड़ के जाने पे जो भाव होता है वो भाव आप देख करके तो बहुत टफ काम होता है चित्रकारों के द्वारा उस भाव को चित्रित करना। जैसे आपके भाव चित्रित किए जाएंगे, मतलब सपोज है, ठीक है, तो एक कौतूहल का भाव हमेशा होगा उसमें, ठीक, उत्सुकता का भाव, एक द्वंद का भाव, संशय का भाव, एक उत्साह का भाव। छात्र किस किस अवस्था से गुजरते हैं, ठीक है, डिप्रेशन तो मैं नहीं बोलती आजकल नया शब्द सभी यूज कर देते हैं, तो पढ़ते पढ़ते में डिप्रेशन, पता नहीं कैसे डिप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस अवस्था से आप जो कलाकार चित्र बनाएगा ना, आपको देख करके वो सभी भावों को चेहरे पर अभिव्यक्त, तो जो कलाकार होते हैं वाकई कलाकार होते हैं, ठीक है। तो जैसे निष्क्रमण के चित्र में वैराग्य का भाव, ठीक है, कौन लिखा आप इसी में, ठीक है, राजकुमारी के चित्र में विरह, बिछड़ने का भाव, ठीक है, मतलब अब मैं चलिए दुनिया छोड़कर, चेहरे पे वो भाव है मरणासन राजकुमारी में, बिछड़ने का भाव, विरह का भाव। इसी में लिखें आप माता एवं शिशु के चित्र में वात्सल्य भाव, मां का जो प्यार होता है बच्चों के प्रति, वात्सल्य भाव, ठीक है। सोचो कितना टफ काम है, क्यों अजंता की इतनी चर्चा होती है, तो पहाड़ियों में बना, बहुत बना पहाड़ियों में। अजंता की जो सबसे खास बात है, चर्चा जो होती है, उसमें बहुत बड़ा रीजन है बहुत खूबसूरती से चित्रों को प्रेजेंट करना, जैसे जीवन का महसूस होंगे चित्र आपको, लाइवली से प्रतीत होंगे, वो भी हजारों साल के बाद, ठीक, वो भी हजारों साल के बाद। तो क्यों इतनी चर्चा होती है, मनोभावों के कारण। चित्रों को जिस तरह से प्रेजेंट, चित्रकला की तारीफ कब होती है, जैसे आपको चित्र बना और बना दो, ठीक है, वो आपको प्रेजेंट करते, मतलब वाह क्या इसमें जो कलाकार है भाई ये। तो मनोभावों के कारण अजंता की चर्चा इतनी क्यों होती है। इसमें लिखें इत्यादि करते हैं आप, वात्सल्य भाव इत्यादि, वात्सल्य भाव इत्यादि। अगला पॉइंट लिखें, ठीक है, चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है, ठीक है, और रंगों का निर्माण इस प्रकार किया गया, कि इसकी चमक आज तक बनी हुई है, कि इसकी चमक आज तक बनी हुई है, ठीक है, यानी इसकी चमक आज तक बनी हुई है ना। अब रंगों में देखो, जैसे गुलाबी रंग है, लाल है, हरा है, पीला है, इन सब रंगों का यूज इसमें, ठीक है। नीला रंग, ब्लू रंग का शायद ही उसमें यूज नहीं दिखाई पड़ता है ना, कहीं कहीं लिखा होता है किताबों में। तो चमक अब हजारों साल के बाद गुफा चित्र में भी चमक फीके पड़ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, पर उसकी चमक नहीं गई है। तो 1400-1500 साल के बाद भी चित्रों की चमक बनी हुई है। तो रंगों का निर्माण किस प्रकार किया गया था, किस विधि से किया गया था। तो दो जबरदस्त आकर्षण है अजंता के, चित्रों के जो भाव है वो, और दूसरा रंगों का किस विधि से निर्माण किया गया, अब तक चमक बनी हुई है उसके। जब पहली बार मिला था तो बिल्कुल बहुत सही अवस्था में, जब 19वीं सदी के प्रारंभ में मिला था, एक अंग्रेज किसी यात्री को या अधिकारी को मिला था अजंता के बारे में, तो चमक बड़ी बातें हो गई अजंता को लेकर। बाकी भाइयों में ये सब बनाया गया वो तो कॉमन और भी जगहों पर मिल रहा है हमें। तो अजंता चित्रकला की चर्चा, तो जब आप हम लोग गुप्त काल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, गुप्त काल वाले हिस्से को निकाल के लिखेंगे। तो अजंता पे सवाल अलग से हो सकता है, अजंता चित्रकला पे आपसे सवाल पूछेगा तो उसका पूरा उत्तर हमने यहाँ पे तैयार कर दिया। कला के क्षेत्र में गुप्तों का योगदान, तो गुप्तों वाला पहलू इसमें से निकाल करके चित्रकला वहां पे आप लिख दीजिएगा। और अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा, एक तो अजंता में चित्रकला तो वो तो बता दिया, अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा तो चित्रकला आपको बता ही दिया, ठीक। चैत्य और विहार मैंने मरुत्तर काल में अजंता लिखवाया था, वहां देखिएगा, आप देखिएगा हीनयानी और महायानी दोनों चैत्य और दोनों विहार में अजंता का नाम। तो जो चैत्य की विशेषता, जो विहार की विशेषता, वहां से आप पता कर देंगे। जैसे पूछेगा अजंता का क्या कलात्मक महत्व है, तो एक अजंता का हम कम से कम 3 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मेन 3 तरीके से इसके समीकरण बन रहे हैं। समझ बात, जैसे नोट्स का जो हम अरेंजमेंट करते थे तो आगे पढ़ाएंगे, उसके पीछे ये सारी बुद्धि लगा रहे होते हैं हम लोग। एक जगह हमने स्टडी किया, अजंता का कलात्मक महत्व पूछेगा तो आपको चैत्य, विहार, ठीक है, चित्रकला और मूर्तिकला, ठीक। अजंता चित्रकला पूछेगा तो सातवाहन काल से लेकर चालुक्य काल तक डेवलपमेंट पूरा उसके बारे में वो भी लिखवा दिया। अब आपसे पूछेगा कला के क्षेत्र में गुप्तों का योगदान, तो इसमें से केवल गुप्त काल वाला पॉइंट निकाल लीजिएगा जब गुप्तों की बात करनी है। तो मैसेज क्लियर है सभी को, ठीक है। ये हो गया आपका अजंता, है ना। अजंता पे प्रारंभिक परीक्षा में जहां तक मुझे लग रहा है 2 प्रश्न आ चुके हैं अब तक पीटी में भी, और दोनों एक थोड़ा डिफिकल्ट था बट सॉल्व हो जाएगा, एक थोड़ा इजी था, ठीक है, कोई एक इजी था और एक थोड़ा डिफिकल्ट था। अजंता के प्रश्न आ चुके हैं। अब हम चलते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में, 2-4 लाइन लिखते हैं। देखिए आप, बाघ की गुफाएं, ये मध्य प्रदेश के ना धार जिले में पड़ता है। बाघ की गुफाएं कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में, मालवा वाले क्षेत्र में, है ना, ठीक है। बाघनी नदी किनारे बताई थी हमने। लेकिन आप कि बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन बौद्ध विहार एवं भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। बौद्ध विहार एवं भित्ति चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट लिखें,
देखें आप कि भित्ति चित्रों में बौद्ध विषयों के साथ साथ आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को अधिक महत्व दिया गया है। लिखें जैसे जुलूस का चित्र, जुलूस मतलब लोग मसाले के चल रहे हैं उसका उस तरह के चित्र है ना, भीड़ भाड़ उसमें दिखाया गया है ना, मतलब मैक्सिमम आम लोगों से संबंधित चित्र इसमें दिखाया गया, बहुत देखे कम। इसमें कॉमा लिखिए हाथियों के झुंड का चित्र, हाथियों के झुंड का चित्र, कॉमा रंग महल का चित्र। रंग महल मतलब वहां बहुत सारी नर्तकियां जो है समूह में डांस कर रही हैं, उसको रंग महल नाम दिया गया है। ये फेमस चित्र है वहां का, रंग महल हो गया वहां का फेमस चित्र माना जाता है इसको। ठीक है, कॉमा लिखिए इसी में। ठीक है, पद्म पानी और लोकितेश्वर का चित्र, पद्म पानी और लोकितेश्वर का चित्र यहां पे मिल रहा है, और लोकितेश्वर का चित्र। ठीक है, इत्यादि कर दीजिए आप। और यहाँ कुछ भी लिखना आपको, रंगमंच सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेना था मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार गुप्तकालीन कला पे आपसे बातचीत हो गई। ठीक है, अब एक रह गया लास्ट धर्म, दो चार बातें हैं गुप्तकालीन धर्म के बारे में, लिखें आप। लिखें इस काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है, धार्मिक दृष्टिकोण से इस काल को सहिष्णुता का काल कह सकते हैं, इस काल को सहिष्णुता का काल कह सकते हैं। देखिए आपने सब मिलजुल के रह रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें आप। गुप्त शासकों ने राज परिवार के स्तर पर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, राज परिवार के स्तर पर ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी संप्रदाय के लोगों से भेदभाव नहीं किया, धर्म के आधार पर किसी भी संप्रदाय के लोगों से भेदभाव नहीं किया, कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा कि ये बौद्ध धर्म वाला है, ये जैन धर्म वाला है, इसके साथ भेदभाव। सबका विकास तरक्की अपना चल रहा है, राज्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अगला पॉइंट लिखें। धार्मिक दृष्टिकोण से ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान को लेकर इस काल का महत्व है। वैष्णव संप्रदाय की लोकप्रियता, न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी दिखाई पड़ती है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट लिखें। भक्ति एवं अहिंसा को वैष्णव संप्रदाय में विशेष महत्व दिया गया, इस काल में विष्णु के अवतारों को भी महत्व दिया गया, तथा त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव एवं हरिहर, ठीक, शिव यानी हर, हरि यानी विष्णु है ना, त्रिदेव एवं हरिहर के रूप में भी, ठीक है, इन देवताओं की पूजा की जाने लगी। पूजा की जाने लगी मतलब लोकप्रियता बढ़ी। पहले से भी त्रिदेव तो वेदों से मिलता है हमें, वेदों में भी हमें ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग तरीके से प्रेजेंस मिल रहे हैं, तो इस समय लोकप्रियता बढ़ी है, अचानक से शुरू नहीं हुआ, आधार पहले से है। ठीक है, आधार पहले से मौजूद है, इस समय लोकप्रियता बढ़ी है त्रिदेव की। ठीक, और हरिहर है ना, हरि और हर, आप देखिए कुछ मूर्तियां मिलेंगी आपको इसमें विष्णु भी हैं और शिव भी हैं, कुछ मूर्तियां मिलेंगी आप देखिए उसमें आधा शिव है और आधा पार्वती है, अर्धनारीश्वर। ठीक है, वो सब मूर्तियां भी आपको इस दौर में मिलेंगे। अगला इसके बाद देखें आप। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के साथ साथ शैव संप्रदाय सूर्य की उपासना तथा शक्ति की उपासना, ब्रैकेट में करेंगे देवी पूजा,
शक्ति की उपासना को भी महत्व दिया गया। तो इस काल में इनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, पूजा पाठ की विधि में, पूजा पाठ की विधि में कर्मकांडों का महत्व बढ़ा तथा पुराणों को आधार बनाकर अधिकाधिक धार्मिक गतिविधियों का संचालन होने लगा। ठीक है, धार्मिक गतिविधियों का संचालन होने लगा। जैसे पहले क्या होता था कि वेदों को, उपनिषदों को आधार बनाकर सारी चीजें चलती थी। अभी क्या हुआ, पुराण साहित्य ने उसको आधार बनाकर पूजा पाठ। तो हिंदू धर्म की दो अवस्थाएं, एक माना जाता है वैदिक साहित्य पर आधारित और एक माना जाता है पुराणों पर आधारित। आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है, पुराणों पर आधारित। कोई भी पूजा पाठ देखेंगे उसमें आप कहानियां वगैरह, ठीक है ना, तमाम तरह के पुराणों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, है ना। अब नवरात्र वगैरह देखेंगे आप, उसमें भी फिर देवी पुराण की चर्चा खूब होती है उसके आधार पर, है ना। मंत्र वगैरह है ना, कुछ रहस्यमय मंत्र वगैरह, शक्तिशाली बीज मंत्र, ठीक है, कहानियां हैं, पूजा पाठ की विधि जैसे जैसे बताया गया पुराणों में, उसको आधार, पुराण एकदम से ऐसा नहीं, पीछे की किताबों को आधार बनाकर और लोगों को समझाने के लिए कहानियों के माध्यम से लिखा गया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच पाए। ठीक है, तो इसको पुराणों को धर्म भी कहते हैं, मतलब इस काल में जो हिंदू धर्म है हमारा। इसमें लिखें आप, गुप्त योगिन धर्म की विशेषताएं आज भी बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में प्रचलित है। गुप्त योगिन धर्म की विशेषताएं, एक सवाल पूछा है अमित राज ने, स्थापत्य कला के अंदर मूर्ति आएगा? बिल्कुल आएगा, यदि वो मंदिर से जुड़ा हुआ है मूर्ति तो। ठीक, मंदिर के अंदर मूर्ति है तो स्थापत्य का पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो मूर्ति कला स्थापत्य कला का ही एक पार्ट माना जाएगा। अलग से केवल मूर्तियां बनाई जा रही फिर वो स्थापत्य कला का पार्ट, मतलब उसे ले सकते हैं लिखने के लिए थोड़ा बहुत। ठीक है, और भी कुछ लिखा है लेफ्ट साइड में बोर्ड पर, जो टाइम है उसे हटा दीजिए प्लीज। कहां टाइम लिखा हुआ बोर्ड पे? लिखा रहता क्या इस पे? अच्छा ये वाला, तो टाइम से क्या दिक्कत है तुम्हें? थोड़ा बहुत बच्चों के लिए लिखते हैं। और क्या लिखा है, मुझे भी साइंस टेक का क्लास, भाई मैं साइंस से थोड़ी पढ़ा रहा हूँ सर जी। गूगल पर क्या देखना है इससे संबंधित? यस कोमल, आप गूगल पे जैसे अजंता पेंटिंग कर दीजिएगा आप, फेमस करके चित्र के बारे में कुछ चित्र आ जाएंगे उसमें, राजकुमारी वाले, बुद्ध के उपदेश वाले, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आप। कला में आप गूगल का इस्तेमाल कभी कर सकते हैं, बहुत टाइम खराब मत करिएगा आप। तो अब उस पीढ़ी में जहाँ पूरी पीढ़ी बदल गई मुझे पढ़ाते हुए। ठीक है, यानी मतलब 18 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाते हुए, तो पूरी पीढ़ी बदल चुकी है। एग्जाम देखो, एक होता है ना कि बहुत ताम झाम से पढ़ाना, मतलब ताम बहुत, एक होता है एग्जाम को हिट करना। ठीक है, मैं पहले दिन पहले घंटे से पढ़ा हूँ, एग्जाम को हिट करके पढ़ाता हूँ, वैसे एग्जाम को हिट करें हम लोग। हर चीज में टाइम टेकिंग बहुत होता है, ये देखो वो देखो, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, अजंता का चित्र बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको। आप जैसे गंधार मूर्तियां, ये मूर्ति देख लिया आपने, मतलब आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं कला वाले सेक्शन में, अच्छा लगेगा आपको। अम्बेडकर के बहुत सारे चित्र मिलेंगे आपको देखने के बाद, अजंता के बहुत सारे चित्र हैं, मैं भी कभी गूगल यूज करता हूँ। ठीक है, कुछ देखना होगा तो आप कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको देख करके। बट कभी कभी एक बार देखा तस्वीर, क्योंकि उस तरह से मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको ना, इस अजंता आप खूब पढ़ेंगे, बट क्यों अजंता की इतनी चर्चा होती है? ठीक है, तब श्रृंखला में उसको काट करके बनाया, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट हिंदुस्तान में और जगहों पे बना है, अजंता ही क्यों? ठीक है, और भी जगहों पे बनाया डिफिकल्ट जगहों पे। तो जो चित्र की क्वालिटी है ना, उसके कारण चित्र में क्या रंग का संयोजन, भावों की अभिव्यक्ति, वो सब बहुत मायने रखता है। शारीरिक अनुपात वगैरह बहुत मायने रखता है। जैसे मान लो मेरा कोई चित्र बना रहा है, गर्दन भी जैसा था वैसा बना दिया, और पता चला नाक जो है बहुत लंबा, ठीक है, आंखें जो है ऐसे मछली के शेप में, जो एक चश्मी चित्र होंगे ना मध्यकाल में, ऐसे ही बनेंगे, एक तरफ से दिखेगा आपको, दूसरा आंख नहीं दिखेगा आपको उसमें, नाक ऐसे बना के आंख बना करके इतना खूबसूरती से बना दिया जाएगा कि अकबरी है, एक चश्मी कहते हैं उसको। ठीक है, तो संतुलन, शारीरिक अनुपात, ये सब बहुत मायने रखता है। चित्रकार को, मूर्तिकार को शरीर क्रिया विज्ञान की अच्छी समझ होती है तभी बना पाता है। ठीक है, उसको एक अच्छी समझ होती है, केवल ऐसा नहीं होता कि हाँ, उसको एक रेशियो की समझ होती है, क्या रेशियो रखना है बनाने में। ठीक है, बौद्ध मंदिर, चैत्य को बौद्ध मंदिर कहते हैं ना। और टॉपिक खत्म हो गया है। ये कौन पूछ रहे हैं? कोई तो पूछ रहे हैं। अनुराग भाई को नमस्कार, मेरा भी नमस्कार है अनुराग भाई को। ठीक है, चलो तुम लोग ले लिया हमने, हिंदू धर्म के आगे क्या है बताओ? कुछ नहीं है, सब कुछ धर्म ही है। यमुना की मूर्ति के साइड में, यमुना के साथ गंगा बताया था मैंने। ठीक है, आप लोग बस क्लास वगैरह देख लीजिए, देखिए आप ऑनलाइन करते हैं ना, कुछ भी छूट जाए आपका, आप इस तरह से मत लिखिए ना, दोबारा एक बार और सुन लीजिए आप। पर ऑनलाइन वाले बच्चों को पता नहीं, शायद दो क्लासेस चलती है, 3 क्लासेस चल रही हैं उनके अभी, है ना, कुछ ऐसा है उनका ना। कितनी बैचेस चलती है उनकी? 4 भी चल रही हैं। क्या कोई दुश्मनी क्या उन बच्चों से? पैसा कम नहीं इसलिए 4 बढ़ाए जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ऑनलाइन है, समय उनका बच जाए। देखो कभी कभी 4 क्लासेस चल रही हैं आपकी, मैं अपने अनुभव से करूंगा, शेयर करूंगा, आपकी 3 क्लासेस चलने का मान लो, आपके तो नहीं चलेंगे, आपके नहीं चलने वाले, मैक्सिमम 4 घंटे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या जैसे 4 क्लासेस आप अटेंड करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे आप। अब अपने चॉइस के हिसाब से कोई आधा क्लास को थोड़ा रुक करके देख लीजिएगा, उन बच्चों को सुझाव, क्योंकि आप जब टीचर को सुने तो ध्यान से कुछ हासिल भी तो करना है उसमें। तो रिकॉर्डिंग की सुविधा आपके पास है ना, रिकॉर्डेड क्लास, तो थोड़ा गैप देकर फिर करिए, कभी भी लगातार करेंगे तो कुछ आप अपने दिमाग में बैठा नहीं पाएंगे, प्लान नहीं कर पाएंगे आप। 3 घंटे 4 घंटे की क्लास बहुत हो जाती है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, इसलिए है। अब कोर्स टाइम पे कंप्लीट कराना है तो ऑब्वियस है, या टीचर की क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की क्लासेस रहने जाए। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से बच्चों को उसमें चॉइस करना चाहिए कि कौन सी क्लास कब करें, नहीं करें। बीच में किसी एक को किया थोड़ा ये काम मत करना, जिसको करना उसको पूरा करना, ताकि उसका फ्लो बना रहे। ठीक है, तो ये करना चाहिए, कॉल लेना चाहिए बच्चों को हमेशा, मतलब थोड़ा रुक करके 4 घंटे के बाद उस क्लास को देख लेंगे 2 घंटा, ताकि जो भी हमने किया उसको पढ़ लें, उसको रिवीजन कर लें, उसको पेपर बना लें। ठीक है, ये मेरा निजी सुझाव है। ठीक है, इसको आप प्रबंधन मत रख दीजिए सर ने ऐसा करना। ठीक है, बोलेंगे सर आप, ठीक है, बच्चे इस तरह की बात, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट रख करके बता रहा हूँ आपको। मैं आपकी जगह हूँ और आज वाला अनुभव हो तो 4 घंटे से ज्यादा कभी लगातार नहीं करूंगा मैं, या 5 घंटे मैक्सिमम, उससे ज्यादा लगातार नहीं करूंगा मैं, 1-2 दिन तो बात चलेगी। ठीक है, फिर क्या करूंगा, रुक करके उसको पढ़ेंगे थोड़ा गैप देने के बाद, 4-5 घंटे के बाद, क्योंकि पुरानी हिस्से को पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया। ठीक है,
नहीं कवर हो पा रहा तो थोड़ा रुक करके फिर बाद में करेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से उसको हम कवर करेंगे हम, ठीक है। अब एक बार हम लोग बस थोड़ा सा इसको ऐसे नॉर्मली ब्रीफ कर लें और फिर क्वेश्चन की बात कर लें छोटा मोटा। हम लोगों ने गुप्त काल में जो कुछ भी पढ़ा, राजनीतिक इतिहास समझ में तो आया सभी को, वंशावली, पतन, प्रशासन से संबंधित जो प्रमुख बातें, हर बार समझाता हूं आपको, राजनीतिक इतिहास से मुख्य परीक्षा में सीधे सवालों की दूर दूर तक संभावना नहीं है, सिलेबस एकदम से अलग है मुख्य परीक्षा में, लेकिन राजनीतिक इतिहास बहुत हेल्प करता है राइटिंग में मुख्य परीक्षा में भी। प्रारंभिक परीक्षा के मकसद से इसको पढ़ाया जाता है। सामाजिक आर्थिक इतिहास अब प्राचीन काल में कुछ है नहीं, जो पढ़ना था हम लोगों ने बुद्ध काल तक पढ़ लिया, थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठीक, ये कवर कर लिया हमने। ये भी सांस्कृतिक इतिहास का पार्ट माना जाता है, बट अलग से सांस्कृतिक इतिहास में आपने देखा होगा हम लोगों ने स्थापत्य की बात की। स्थापत्य में आपने नोटिस किया ही होगा विहार के बारे में, स्तूप के बारे में और मंदिर के बारे में। मंदिर के भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मंदिरों पर टिप्पणी करें, कोई भी सेक्शन उठा के आपसे पूछा जा सकता है, स्थापत्य पे आ सकते हैं सवाल। फिर हम लोगों ने मूर्तिकला भी साथ साथ देख लिया, फिर हम लोगों ने चित्रकला की भी बात कर ली, ठीक है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सांस्कृतिक इतिहास भी था। एक सवाल पूछा है 2021 या 22 में सवाल आया था कि गुप्त काल और चोल काल का सांस्कृतिक योगदान बताएं, सांस्कृतिक योगदान और विरासत को बताएं। क्वेश्चन लिखा लिखे कि गुप्त काल के सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं। गुप्त काल के सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं, ठीक। मैंने कहा था आपको, दोबारा मैं आज समझा दूंगा आपको यहाँ पे, है ना एक बार। अब पहले हमने क्या करते हैं, सांस्कृतिक योगदान को ही देख लेते हैं, पढ़ाई है, तरोताजा है, प्रेस से मामला, ठीक है, प्रेसको की तरह सांस्कृतिक योगदान, कल्चरल कंट्रीब्यूशन। जैसे पूरी कला की विकास यात्रा है, गुप्तों से पहले और गुप्तों के बाद, ठीक। कोई मौलिक चीज की शुरुआत हो रही तो वैसे योगदान हो जाता है, ठीक है, और कुछ परिवर्तन हो रहा, विकास हो रहा, वो भी योगदान हो जाता है। तो हमने क्या कंट्रीब्यूट किया योगदान। अब जैसे हम लोग स्थापत्य की बात कर ले, मान लीजिए स्थापत्य में आप क्या लिखेंगे, आप कि भाई आप लिखेंगे यहाँ पे कि विहार स्तूप निर्माण की परंपरा जारी, ये गुप्तों का मौलिक योगदान नहीं है, चल रही है, एक लाइन में हम निकल जाएंगे क्या करके, ठीक। बट मंदिर स्थापत्य पे अब आपकी श्रद्धा भक्ति है, ये प्लानिंग होता है बेसिकली, कितने शब्दों में लिखना है, कितना शब्द खर्च कर सकते हैं हम। मंदिर स्थापत्य को उसको एक निश्चित आकार देने में गुप्त काल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, समझ में आई बात। हम बिहार और स्थापत्य को एक लाइन में लिख के निकल जाएंगे योगदान में, ठीक। बट मंदिर स्थापत्य के बारे में अब जितना हमारे पास भी सांस्कृतिक योगदान बड़ा टॉपिक हो गया अपने आप में, तो मंदिरों की बात करें तो वहीं रुक जाएंगे फिर तो हम, ठीक है। तो 2-3 लाइन में हम लोग यहाँ पे मंदिर स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, जैसे कि 2-4 बातें बता दी, गर्भगृह, शिखर, अम्लक, है ना, प्रदक्षिणा पथ इत्यादि। और इसी दौर में इन विशेषताओं से युक्त मंदिरों का निर्माण बड़े पैमाने पर, जैसे, कहानी खत्म 3-4 लाइन में। मैं क्यों घटा बढ़ा लेता हूं, क्योंकि मुझे अनुमान तो लग गया कि संस्कृति में बहुत सारी बातें लिखनी है मुझे। ये कब होगा आपसे, जब केवल आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको सीखना है, पढ़ना है, कर सकते हैं आप, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी आपसे मैं बार बार क्या कहता हूं, याद रखिए, घर पे रोज 2-4 पेज लिखिए, 2-4 पेज लिखिए। क्लासेस के बाद जब केवल प्रैक्टिस टाइम होगा आपका, ऑटोमेटिक आप सारे एडजस्टमेंट वगैरह बेटर कर लेंगे। हर दिन आपको नई नई बातें सीखनी है, ठीक है। याद रखिए, क्लास के शुरू में एग्जांपल दिया था बाइक ड्राइविंग वगैरह का, परफेक्शन एक बार में आया था, नहीं आया था ना, बट एक ही बाइक चला रहे तब तो जाके महीने 2 महीने में परफेक्शन आता है, 3 महीने में। यहाँ पर रोज बाइक बदल रहे हैं, अब क्लास में क्या, रोज बाइक बदल रहे हैं, तो कैसे आप परफेक्शन उम्मीद करते हैं आप, है ना। बट समझते चलिए आप, ठीक। स्थापत्य की बात हो गई, चित्रकला की बात कर रहे हैं हम लोग सांस्कृतिक योगदान में, ठीक है। आप देखेंगे कि चित्रकला के विकास के दृष्टिकोण से इस काल का बहुत महत्व है, और अजंता की जो बहुत सारे महत्वपूर्ण चित्र हैं उसका निर्माण इसी काल में, जैसे 1-2 बात हमने बता दी उसमें से देख करके। इन चित्रों में जो रंगों का संयोजन है, जो इनके मनोभाव हैं, वो अद्भुत है। हम इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते योगदान में, हम खर्च करना समझते हैं ना, आपके पास और आपको शब्द, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बात रखनी है, कंट्रीब्यूशन, ठीक। अब बाघ चित्रकला है, अब यहां बताएंगे कि लोक चित्रकला के दृष्टिकोण से, ठीक है, बड़ी संख्या में चित्रों का निर्माण बाघ की गुफाओं में, ये भी एक यूनिक बात होगी। इससे पहले हम लोग चित्रकला की बहुत बात नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो नया क्या हुआ, जैसे अजंता पहले से था तो नया क्या हुआ, उस पर बल दिया हमने। दिमाग में एक फ्रेम बनाना, कंट्रीब्यूशन को कैसे प्रेजेंट हम, जैसे अभी त्योहार का मौसम है, मान लीजिए जो लोग दीपावली सेलिब्रेट करते हैं, घर में तैयारियां चल रही हैं दीपावली की, ठीक है, आप क्या योगदान दे रहे हैं उस तैयारियों में, मैं बात करूं, कुछ दे रहे क्या नहीं दे रहे ना भाई, यहाँ मौजूद है। तो सबने योगदान, आपने क्या किया, तो भाई साफ सफाई का जिम्मा आपने ले लिया, आपने क्या किया, पूजा की जिम्मेदारी आपने ले ली, आपने क्या किया, कुछ एक और आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन का मतलब पहले समझिएगा आपकी बात, कला के क्षेत्र में चला तो आ रहा है, गुप्तों के काल का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस काल की कौन सी बातें हैं। तो मान लो साफ सफाई कोई और कर रहा है तो आपने थोड़ा हाथ बता दिया, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन हो गया, और पूरी तरह से आप ही नहीं किया तो पूरा का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो जो चीजें चली आ रही हैं, विहार स्तूप, उसमें ज्यादा कुछ नीचे चला गया, क्या कंट्रीब्यूशन, छोड़ नहीं तो चलेगा। छोटी छोटी बातों को भी राइटिंग में प्लान किया जाता है कि हम क्या कैसे प्रेजेंट करें, तो कॉमन बातें, कॉमन सेंस की बातें होती हैं। एग्जाम में इतने परिपक्व होते हैं कि वो बहुत आराम से चीजों को रिसीव करते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से किसी बात को बता रहा है। मेरे समझ में आ रही है ना। इसी बार मेंस में कला के क्षेत्र में 2 योगदान पूछा, बात वही है, योगदान का मतलब कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ठीक। थोड़ा एक बार सुन लिया, रिकॉर्डिंग आपके पास है, सुनेंगे आप और समझ में आएगी। इसलिए दूसरा एग्जांपल दिया दीपावली वाला, ठीक है। चित्रकला पे हमने 2-3-4-5 लाइन में बात खत्म कर दी हमने, ठीक। स्थापत्य हो गया आपका, चित्रकला हो गया, मूर्तिकला। अब मूर्तिकला में देखो बहुत कुछ नया तो है नहीं, बार जान को लेकर के, तो इंपॉर्टेंट लेकिन क्या है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित, इस काल में हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण, और मूर्तियां उन सभी विशेषताओं से युक्त जो आज भी हमें मूर्तियों में दिखाई, जैसे विष्णु एवं शिव की मूर्ति हमने कर दिया, लेकिन दिखाता लाइन। आप चाहिए तो देखो, गंधार कला, मथुरा कला में धातु की मूर्तियों का थोड़ी मिल रहा है हमें, बट गुप्त काल में विशालकाय बुद्ध की मूर्ति मिल रही है भागलपुर से। तो आप बता सकते हो, मेरौली में चंद्रगुप्त का लौह स्तंभ भी मिला था, आप बता सकते हो,
कि न केवल मूर्ति कला बल्कि धातु से संबंधित कला में भी इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियां रही हैं, जैसे लौह स्तंभ, बुद्ध की प्रतिमा। तो मैं चुन करके वही पॉइंट ले रहा हूं जो इनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट, इतने पॉइंट कि हमने सारा फोकस कंट्रीब्यूशन पे रखा है। अभी पूरा संस्कृति नहीं किया, बस 60% नंबर कहीं नहीं जाते हैं। हम लिख तो बहुत देंगे, बट कितनी बातें हम बता पा रहे हैं वहां पे जो पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बात पहुंच रही है क्या आप लोग तक? पहुंच तो रही होगी। हमें क्या था, फ्रेश है ना, ताजा है, अभी 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 पढ़ाया हमने, तो लिंक करना ज्यादा आसान होता है मेरे लिए। टाइमिंग का मैं भी इंतजार करता रहता हूँ कौन सी बात बतानी है। ठीक, तो ये हो गया कला के क्षेत्र में गुप्तों का। अब यही पूछता है गुप्तों का कला के क्षेत्र में योगदान बताएं, तो ये सब लिखते ही लिखते हैं। प्लस अब थोड़ा बहुत संगीत नृत्य वगैरह भी आप शिल्प वगैरह लिख के छोड़ सकते हैं, समझाया आपको एक लाइन में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कला की बात हो गई, धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान है, सांस्कृतिक योगदान है, उसकी भी बात हो जाएगी। 2-3 लाइन उसमें बता दीजिए क्या योगदान है। एक सहिष्णुता की परंपरा बनी रहे, जरूर बताइएगा। ये समझिएगा हमारे संविधान का और हमारे समाज की आत्मा है, ये मिलजुल कर रहना। कभी भी मौका मिले तो राइटिंग में चूकना नहीं है आपको। हम जब लिखते हैं तो एक प्रशासक का कलम चल रहा है वो, ठीक, आपको समझने में बहुत सारी समझने की जरूरत नहीं है आपको। हम अपनी राइटिंग में बातों का ध्यान रखते रहते हैं, क्या लिखा रहे हैं आपको। एग्जामिनर बहुत तरह से चीजों को रिसीव करता है, लिखने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी उससे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा लिंक्स लगा के ये लिखा नहीं लिखा। ज्यादातर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जीएस की कॉपी चेक करते हैं, परमानेंट दूसरे एक्सपर्ट जर्नलिस्ट होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, वो एकेडमिक वाले नहीं होते हैं। ये वाले हाँ अच्छा इसने मेरी किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मेरी किताब से नहीं छोड़ इसको, ये नहीं होता मामला। तभी तो हर बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम में जाकर अच्छा करते हैं हर सब्जेक्ट में। उनका नजर हमेशा जो पूछा, और प्लस जिस सेवा के लिए जा रहे हैं उससे उधर जाकर कुछ उल्टा पुल्टा बात तो नहीं कह रहे हैं हम। एक दो भी उल्टा पुल्टा बात वैसे दिख गया ना तो रही चलेगा, आपको पनिशमेंट मिल गया नंबर में। इसलिए क्लास में लोग जब भी पढ़ाते हैं, कुछ बात भी करते हैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, हमेशा एक प्रशासक के नजरिए से, एक संविधान सम्मत तरीके से कोई बात, ताकि सुनते सुनते आपको आदत बनी रहे इस तरह से सोचना है, बात करना है, वो बन जाता है। केवल इतिहास से नहीं बल्कि बिल्ड होता रहता है थॉट, आदत में आ जाएगी, निबंध में, बातचीत में, इंटरव्यू में सब रिफ्लेक्ट होगा आपको। ठीक है, धर्म की बात हमने कर ली यहाँ पे, है ना। अब भाषा साहित्य भी तो है सांस्कृतिक योगदान में। संस्कृत भाषा के विकास के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। एक किताब लिखवाना भूल गया था मैं, वो अभी याद आ रहा मुझे, जैसे अमर सिंह का अमरकोश व्याकरण की किताब है, चर्चा तो की थी, मैंने लिखवाया सांस्कृतिक योगदान में। संस्कृत व्याकरण बहुत फेमस किताब है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज किसी को पाणिनि और पतंजलि की किताब नहीं पढ़ाई जाती, अमरकोश बेस पढ़ाया जाता है। अमरकोश को बेस बनाकर बहुत सारी चीजें बताई जाती है संस्कृत में। ठीक है, आपको याद है ना, 9 रत्न अमर सिंह थे। ठीक, एक अमर सिंह थे समाजवादी पार्टी के नेता, जब आप बहुत छोटे रहेंगे, दुनिया में है नहीं, वो रहते थे तो राजनीति में अलग ही मनोरंजन होता था। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में और क्या योगदान बताएंगे आप, तो बहुत कुछ कहने के लिए आपके पास। नाटक साहित्य में, ठीक, काव्य साहित्य में, वैज्ञानिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य में, सब तो गुप्तकाल का योगदान है। सुन पा रहे सभी लोग, ये हो गया आपका सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान एवं विरासत को बताएं। विरासत का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चीजें प्रवाहित, यानी ये सारी विशेषताएं बाद वाले कालों में, परवर्ती कालों में और आज भी कहां कहां मौजूद है। जैसे आप देखेंगे नाटक साहित्य की बात करें हम लोग, ठीक है, मतलब आज भी जो क्लासिकल नाटक होते हैं, क्लासिकल जो पुराने नाटक सब है ना, इन सब नाटक को परफॉर्म किया जाता है। आप देखेंगे ज्यादातर नाटक सिनेमा आज भी सुखांत होते हैं। जो नाटक की बात कर लेता हूं, इन धर्मग्रंथों का आज भी उतना ही महत्व है, आज ये आधार स्तंभ है। क्या करना है, उन बातों को वर्तमान समय से योगदान लिखते लिखते जोड़ देना। ठीक, उन बातों को जो चीजें आज प्रचलित हैं, जिसका आज महत्व है, योगदान बताते बताते अंतिम के 1-2 लाइन में कहीं कहीं मेंशन कर देना, और मेंशन करके अंडरलाइन करेंगे संस्कृति और विरासत। आप एक साथ संस्कृति बताएंगे, विरासत बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बता सकते हैं ये संस्कृति योगदान है और ये विरासत है, लिख सकते हैं अलग अलग भी, साथ साथ बता सकते हैं विरासत आप। मंदिर स्थापत्य निर्माण की परंपरा आज भी भारत में जारी है, प्रगति कालों में भी। आगे यह नागर शैली के रूप में विकसित हुआ, आज भी यह परंपरा जारी है। अभी का अंडरलाइन कर दिया, ये हो गया विरासत। ठीक है, सुन पा रहे सभी लोग, जो चीजें बाद के कालों में और आज वर्तमान, इवन बाद के कालों में वो भी विरासत कहलाएगा, आज तक तो बहुत अच्छी बात है। सुन पा रहे ना, देखो एक होता है टेक्निकल परिभाषा, एक होता है दिमाग क्या चलेगा आपका, जो मैं बता रहा हूं दिमाग उसी तरह से सोचेगा, वही काम करेगा। स्टूडेंट किस मेथड में सोचे ताकि हम आसानी से विरासत, अच्छा बाद के कालों में कब लिख पाएंगे, जब बाद के काल को पढ़ेंगे तब तो समझ पाएंगे, तो पढ़ा तो है नहीं आपने। तो जो चीजें बाद के कालों में भी प्रचलित रहती है या आज तक भी उसे हम, वो हो गया विरासत। ठीक है ना, परवर्ती कालों में भी प्रचलित है और आज तक हम उसको कहते हैं विरासत। ठीक है, चल रहा है इधर चैट चल रहा है, मेरे को लगा ऐसा कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी तुम उठ जाती हो, फालतू का नहीं बोलती भैया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट फ्यू मिनट, क्या कर लोगे रोहित, मैं काम की बात बता रहा हूं, पूरा कर लो। ठीक है, जैसे आप किसी धर्मस्थल पे जाइए, मान लीजिए बहुत सारे मंदिर हो, तो हर मंदिर में मत्था मत टेकिए, आप किसी मंदिर में रुक के बैठ भी जाइए आराम से, पता नहीं चलेगा किस मंदिर में गए किस मंदिर में। कुछ वैसी क्लास चल रही है, ठीक है ना, जहां एक जगह मत्था ठीक से टेक लीजिए, आप कुछ आशीर्वाद ले लीजिए वहां पे। जब रात को सोने जाए तो सोचिए कि हमने क्या सीखा, कुछ भी याद आए तो दिन आपका सार्थक रहा, नहीं याद आए तो बेकार है फिर आपका दिन। बात समझ में आ रही है ना, तो हमने इसी बहाने आपका पूरा एक लाइन थोड़ा सा और मैं ऐसे ऐड कर देता हूं, सवाल नहीं आएगा, ये थोड़ा डिबेट है। गुप्त काल को कुछ इतिहासकार गोल्डन एज कहते हैं, लिखिए कुछ भी मत, हिंदी में इसको कहा जाता है स्वर्ण युग। लिखना कुछ भी नहीं, बस सुन लीजिए आप, लास्ट में बोल रहा हूं आपको मैं ना। देखो स्वर्ण युग का ये मतलब नहीं है कि एकदम समृद्धि का युग है और सबका जीवन बहुत अच्छा है। स्वर्ण युग का मतलब होता है एक तरह से किसी काल के बारे में, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास का मापदंड, विकास के उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए जिससे आगे उसका प्रभाव दिखे या उससे उसकी तुलना हो। जैसे धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में, नाटक साहित्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में, मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में विकास के पैमाने को प्राप्त कर रहा है गुप्त काल। यदि स्वर्ण युग से आज से समृद्धि का काल है, सबके जीवन में समृद्धि, इतिहास का कोई ऐसा काल नहीं होता है जिसमें सबकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रही हो ना, तो आज का काल है किसी का काल।
स्वर्ण युग से आज से यदि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के मापदंड से है तो कुछ क्षेत्रों में गुप्त काल निश्चित तौर पर प्रगति का काल रहा है जैसे, और फिर ऐसे करके इस तरह की बातों को प्रेजेंट हमने रास्ता बता दिया क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं आना चाहिए, बट स्वर्ण युग को कभी कभी कल्चर से कनेक्ट कर दिया जाता है और कल्चर ड्राइविंग सीट होता है हमेशा यूपीएससी में। लिखना यही है आपको, बस स्वर्ण युग को कैसे बताना है बता दिया हमने आखिरी के 2 मिनट में। टाटा बाय बाय, बाकी बच्चों के लिए, और आप सब कुछ पूछना तो पूछ लीजिए मुझसे। थैंक यू।